अपनों की चोट से जब जिंदगी बिखर जाए तो क्या टूटा हुआ पलटकर अपनों को ही जख्म दे। दर्दनाक होता है, शर्मनाक होता है, पर अक्सर जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। अरे अरे पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया। अब तेरी बारी, चल अब तेरी बारी। पकड़ 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 पकड़। यहाँ यहाँ आजा, यहाँ आजा, यहाँ मुझे पकड़, मुझे, हाँ मुझे पकड़, आ यहाँ यहाँ पे मुझे पकड़ के दे, मुझे नुसरत, ए नुसरत। हाँ जीजू। मेरा घर चल, कुछ काम है। आफरीन तुम लोग खेलो, मैं 5 मिनट में आई, उसके बाद मेरी चांस फिर से, ठीक है? चलिए। आपको कुछ काम था ना? तुझे पता है नुसरत, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। जीजू आपको कुछ काम था ना? दादाजी एग्जाम को छोड़कर हम हर चीज की तैयारी फटाफट कर देते हैं। ये भाई जरा धीरे बोल, वो बिल्ली मास्टर सुन लेगा तो अभी होमवर्क दे देगा। क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? अरे बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? किसी से झगड़ा हुआ? हाँ हाँ बोल तो सही, क्या हुआ? जीजू क्या? जीजू क्या? बेशर्म इंसान, तूने मेरी ही छोटी बहन के साथ बोलती हुई शर्म आ रही है। बेशर्म आदमी, हाँ? थोड़ी सी भी खैरत नहीं है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, मेरी ही कमाई पे जीता है और मेरी ही छोटी बहन के साथ। हाँ किया, मेरा मन किया मैंने किया तो। कमीने! अरे क्या हो गया? तू इतनी लाल पीली हो रही है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? इसके भी पैसे मिलेंगे, तैयार हो गई हो? अरे मालदार हो जाएंगे हम। इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं। लगा दे उसे भी धंधे पे। अशफाक ने तबस्सुम की छोटी बहन नुसरत के साथ रेप किया था।
लेकिन तबस्सुम का गुस्सा अब खत्म हो गया था। तबस्सुम अब प्रैक्टिकली सोच रही थी। उसे लग रहा था कि यूं रो धोकर बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, और उसे ज्यादा पैसा कमाने का जरिया भी नजर आ रहा था। तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसके लिए उसे अपनी ही छोटी बहन को धोखा देना पड़े। तबस्सुम को तो खुद भी हमेशा यही लगता था कि अपने पिता के घर की जिस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का वो ख्वाब देख रही थी, उस ख्वाब ने भी तो उसे धोखा ही दिया था। स्कूल का तमाशा वमाशा बंद करो, सब पैसे की बर्बादी है। इसको भी कहीं कुछ काम वाम पे लगा दो। हाँ, अगर आप कुछ काम धंधा करते ना अबू, तो इस घर में लड़कियों को बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं होती, ना मुझे, ना शबनम को, और ना ही मुमताज को। हम भी अपनी जिंदगी का कुछ देख सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, जरा हाथ पैर हिलाइए। सारा दिन बैठे बैठे तंबाकू घिसते रहते हैं। बाबू तेरा तमीज से बात किया था। पैसे क्या कमाने लगी, जबान कैंची की तरह चल रही तेरी। सब्जी रोटी भी। बाजी, सुना आपके रिश्ता है, कोई अशफाक नहीं है? सुना है नासिक में रहता है। नासिक यहाँ से बहुत दूर है ना? बड़ा शहर है, हमारे शहर से तो बहुत बड़ा, मुंबई के पास है। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तो ये निकाह कर लूंगी। कम से कम इस जहन्नुम से तो बाहर निकल पाऊंगी। बाजी, आप हम सब लोगों को छोड़कर चली जाएंगी? एक दिन हम सबको जाना है नुसरत, और ये हम सबके लिए अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। अब तू सो जा, ठीक है? अशफाक हमारा इकलौता लड़का है। तबस्सुम के अलावा मेरी 3 बेटियां और वो शबनम है, तबस्सुम से छोटी, फिर मुमताज और सबसे छोटी नुसरत। जी माशाअल्लाह। इसकी पैदाइश के वक्त ही मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। कोई लड़का नहीं था, बहुत कोशिश की हमने, अब जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, उसकी मर्जी के आगे किसी की चलती कहाँ है। बेटा अशफाक, लड़की पसंद आई? ये हमारा घर है, भाड़े का है। चल। अल्लाह जाने कौन है, रेशमा नाम है। अब्बू ने निकाह कर ली। हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला। एक दिन उठा लाए घर पर। नुसरत कैसी है? वैसी ही है। मैं नुसरत को अपने साथ ले आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब बर्दाश्त करे, बच्ची है वो। हाँ, ले जाओ, मैं और शबनम अपना इंतजाम कर लेंगे। वैसे भी लगता है अब शौहर भी खुद ही ढूंढना होगा और निकाह भी खुद ही पढ़वाना होगा। अब्बू ने तो शराब भी पीनी शुरू कर दी है। आधे वक्त तो होश में नहीं रहते, और जब होश आता है तो फिर से शराब उड़ेल लेते हैं। चल रखती हूँ, खुदा हाफिज। हो सके तो अपने अब्बू को भी ले जा। काम के ना काज के, बस दिन भर पड़े पड़े दारू पीते रहते हैं। क्यों? तुमने तो निकाह किया है ना इनसे, अब संभालो अपने शराबी शोहर को।
संभाल अपनी। अम्मी है तेरी। मेरी अम्मी तो कब की जा चुकी है अब्बू, और अच्छा ही हुआ, कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी से तो बच गई। ये क्या बच गई? बस अम्मी अम्मी है। यहाँ बहुत सारे स्कूल है, मैं तेरा दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा दूंगी, ठीक है? आजा। जिन स्कूलों की तो बात कर रही है उसकी फीस जानती है? महंगे हैं बहुत। लेकिन वो बहुत अच्छे स्कूल है। मामूली मैकेनिक हूँ मैं, नहीं दे सकता इतनी फीस। मेरी छोटी बहन है, वो बच्ची है अभी। देख, मैं तेरा खर्चा उठा सकता हूँ, तेरे पूरे खानदान का नहीं उठा सकता। तू खाना खाना, चिंता मत कर, ये जीजू तो ऐसे ही बात करते हैं। मैं तेरा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूँ, ठीक है? चल अब खाना खा। नुसरत का कभी भी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ और अशफाक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो तबस्सुम की भी कोई परवाह नहीं थी। ये बात और है कि अशफाक बार बार अपने और तबस्सुम के गांव जाकर हमेशा तबस्सुम के ही घर में रहने की जिद करता था और तबस्सुम उसकी ये बात कभी समझ नहीं पाई। देख, मैं इतना ही कमाता हूँ, इतनी औकात है मेरी, और इतने ही में तुझे गुजारा करना होगा। अशफाक, तुम जितना कमाते हो ना, उतने से घर भी मुश्किल से चलता है। तो मैं क्या फारसी कह रहा था? कह रहा हूँ ना, नुसरत को वापस भेज दे। अरे वो बहन है मेरी। हाँ, तो पैदा तेरे बाप ने किया, मेरे सर पे क्यों डाल रही है? अगले सोमवार हम गांव जा रहे हैं। और हम तुम्हारे घर में रहेंगे? नहीं, तेरे। अल्लाह, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें तो मेरी बहन बोझ लगती है, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरे गांव जाना होता है और मेरे ही घर में रहना होता है, जहां मेरा दम घुटता है। अरे चाय बना कर ला। हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन अब 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए। हम नासिक वापस कब जा रहे हैं? सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर, चाय मांगी है, चाय ला। अरे कम से कम अपने काम के बारे में तो सोचो। तुम्हारा मालिक इतने दिनों तक तुम्हें ऐसा रहने देगा क्या? मेरा काम है ना, मैं संभाल लूंगा। तुझे जितना बोला है वो कर, जा चाय बना। डर तो लगता है ना? अरे मेरे होते हुए क्या डर लगना, मैं हूं ना। अच्छी लग रही है लेकिन तू आज। शुक्रिया। उस दिन क्यों इतना लेट आई थी? अरे लेट हो गया ना थोड़ा, चलता है। ऐसे कैसे चलता है? मैं देखता ना तेरे को, क्या ऐसे तो तड़पाएगी मेरे को। शबनम, तुझे आज काम पर नहीं जाना? वो मैं बस जा ही रही थी, जीजू से थोड़ा बात करी थी। अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम बार बार मेरे घर में आके क्यों पड़े रहते हो। मेरे ही घर में मेरे पेट पीछे ये सब चल रहा है।
तू मेरी ही बहन होकर मेरे ही शौहर के साथ अपना मुंह काला कर रही है। अब अगर तुम अपने शौहर को खुश नहीं रख पाती, इसलिए वो खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? शौहर है वो मेरा। आज तुझे तबस्सुम, बेशरम बेहया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छी! देख तुझे जो समझना है समझ। मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने के लिए कि ये मेरे शौहर को पसंद करती है? बेशरम बेहया, इसने मेरे शौहर के साथ अपना मुंह काला किया है और इस बात की तुझे रत्ती भर के शर्म नहीं है? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये मेरे पास आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि तुम उसे खुश नहीं रख पाती। शबनम, तबस्सुम बाजी हमारी बहन है, तुम हमारी बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकती। अब तुम लोग लड़ो झगड़ो या जो चाहे करो, एक बात मैं सबको साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ और ये पक्का है। अब आप कुछ बोलोगे? ये दारू मुंह में जाने के बाद आपका मुंह खोलेगा। क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब? जीना हराम कर दिया है मेरा, तंग आ गया हूँ। ये अब्बू को ही कोसती रहती हो तुम लोग। अब देखो आपस में ही कैसे गुल खिला रही हो। तबस्सुम, मैंने साफ साफ कह दिया ना कि मैं शबनम से निकाह कर रहा हूँ। अब तुझे मेरे साथ रहना है तय, छोड़ के जाने जा, तेरी मर्जी। और हाँ, मैं भी अशफाक से ही निकाह करूंगी। उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन तबस्सुम अपने अपमान और धोखे के जहर का घूंट पीकर रह गई। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। अशफाक शबनम और तबस्सुम के साथ शहर वापस आ गया। नुसरत भी उनके साथ आई थी। समय बीतता गया और उनके हालात बद से बदतर हो गए। बाजी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? पता नहीं नुसरत, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। सेठ जी, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर ऐसा चलता रहा ना तो घर में खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। शुरू मत हो शबनम, चैन से बैठा अच्छा नहीं लगता क्या तेरे को? काम पर क्यों नहीं जाते तुम? तू अलग चढ़ रही है, तो घर कैसे चलेगा? एक मेरा भेजा फिर गया और गर्म मत कर उसको। हाथ मेरे ठीक से काम नहीं करते हैं, थक गया हूं मैं डॉक्टरों को दिखा दिखा के, और तुम दोनों मुझे लूला बनाने पे तुले बैठे हो। बर्बाद कर दो मेरी जिंदगी दोनों। मैंने पोस्टर लगा दिए। मैंने भी कोई दीवार और कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी। क्या करूं मुमताज, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कैसे पढ़ाऊं नुसरत को? तो नुसरत को साथ ले जाने का क्या फायदा हुआ बाजी? पता नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालत इतनी खराब हो जाएगी। शबनम कैसी है बाजी? जहन्नुम में जाए मेरी बला से। मैं उससे बात नहीं करती, काम कर रही होगी कहीं। पता है बाजी, रेशमा इतनी बुरी भी नहीं है, आजकल अच्छे से पेश आती है। हम दोनों अच्छी सहेलियां बन गए हैं। अब वो तो जैसे थे वैसे ही है। पता नहीं मुमताज, मैं किस जिंदगी को बेहतर बताऊं, जो परेशानियां जो घुटन मैंने उस घर में महसूस की थी वो, या जो इस घर में महसूस कर रही हूँ। बाजी आप कोई काम ढूंढ लीजिए ना, अपने साथ साथ आपको नुसरत का भी ख्याल रखना है। हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। अशफाक की पहली बीवी हो ना? मैं सुहेल, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहो तो। कैसा काम? बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और रोज मिलेंगे। लेकिन
करना क्या है? क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। ना। अरे ये तबस्सुम हर दूसरी रात जाती का है? अरे कहीं नहीं, वो एक घर में खाना बनाने का काम मिला है तो बस रात को खाना बनाने जाती है। छोड़ना उस मनुष्य को। तबस्सुम ने प्रोस्टिट्यूशन का काम अपनी मर्जी से शुरू किया था और उसके शौहर अशफाक ने उसे इस काम के लिए इजाजत भी दे दी थी। और अब जब तबस्सुम को यह पता चला कि उसके शौहर ने उसकी ही छोटी बहन नुसरत के साथ इतना घिनौना काम किया था, तो अशफाक ने उसके सामने एक बहुत ही घटिया प्रस्ताव रख दिया। अरे मालदार हो जाएंगे हम। इस उम्र की लड़कियों के तो कस्टमर पैसे भी अच्छे देते हैं, लगा दे उसे भी धंधे पे। ज्यादा सोच मत, ये सोच कि घर में कितने पैसे आएंगे। चलें? बाजी आपने तो कहा था हम घूमने जाने वाले हैं। जा नुसरत, सोहेल के साथ जा। शुरू में थोड़ा दर्द होता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बाजी, आपने नुसरत के बारे में क्या सोचा है? इतने साल गुजर गए, आप अभी तक उसे स्कूल में दाखिल नहीं करवा पाए। मैं कुछ करती हूँ मुमताज, बस थोड़े पैसे जमा कर लूँ। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है शहर में। बस एक बात याद रहे बाजी, नुसरत की जिंदगी हमारी तरह नहीं होनी चाहिए। अबू तो पढ़ाई की अहमियत कभी नहीं समझे, हमें कभी नहीं पढ़ाया। छोटी सी उम्र में हमें काम पर लगना पड़ा। नुसरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उससे बेहतर जिंदगी देनी ही होगी। जानती हूँ मुमताज,
हमारा घर है। अच्छा, मैं शबनम को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। क्या कर ले, लेकिन मुझे भी पैसे देती रहना। तुम 204 में जाओ, मैं यही नुसरत के साथ बैठता हूँ। कैसा कर रही है नुसरत? ठीक ही है। एक तो होगी, फिर बड़ी भी लगने लगी है। पर सुन, अगर मैं उसके साथ थोड़ा कुछ, तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या ऐसे क्या बोल रही है? अब समझती है वो बड़ी हो चुकी है। हाँ तबस्सुम बाजी बोलिए। मैं नुसरत बोल रही हूँ बाजी। क्या हुआ नुसरत? बाजी मुझे पेट में बहुत दर्द होता है बाजी। तो डॉक्टर को दिखाओ। तबस्सुम बाजी को बोलो, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। मुझे पेट में दर्द होता है क्योंकि चीजें ने मेरे साथ गलत काम करना शुरू कर दिया है बाजी। तो ये बर्दाश्त क्यों कर रही है? तबस्सुम बाजी को बोल, वो उस कमीने को ठीक करेगी। तबस्सुम बाजी को सब पता है। क्या? जब जीजू ने पहली बार मेरे साथ ये सब किया था, तभी मैंने तबस्सुम बाजी को सब बता दिया था। लेकिन उसके बाद खुद ही बाजी मुझे ये सब काम करने भेजती है। बाजी, बाजी, हाँ मैं सुन रही हूँ। अच्छा सुन, किसी से कुछ मत कहना। तबस्सुम बाजी से तो बिल्कुल नहीं। मैं कुछ करती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए बाजी, मुझे यहाँ नहीं आना बाजी, मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। अरे मुमताज, अबे तुम अक्सर पुणे जाते रहते हो ना? हाँ मेरे चाचा जान वहाँ रहते, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। पुणे नासिक से कितना दूर है? दूर है लेकिन ज्यादा नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे मेरी बहन को बचाना है। हाँ मुमताज बोल। बाजी नुसरत से बात करा दो, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। इधर ये बोल, ये ले जी बाजी, मेरी बात गौर से सुन। किसी से कुछ मत कहना और किसी को ये पता मत चलने देना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं? जी मैं आबिद, तबस्सुम के गांव से।
वो जानती है मुझे। ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ? वो मैं पुणे में काम करता हूँ, पहली बार नासिक आया। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। नुसरत कहाँ है? अंदर ही है, नहा रही है। लो आ गई। अरे नुसरत कैसी है? पहचाना नहीं? अरे मैं आबिद, तुम्हारे गांव से। ये तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, वो 6 साल पहले आई थी ना मेरे साथ नासिक। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। खुदा। खुदा हाफिज। अरे मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। बाजी, वो मुझे कंघी लेना था। तो जाना, पूछने की क्या जरूरत है? मेरी छोटी बहन नुसरत को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? 2 घंटे से ज्यादा हो गया। कह के गई थी कि कंघी खरीदने जा रही हूँ। ये बात तो नहीं गई? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो आबिद का ऐसे अचानक आना। कहीं किसी ने उसे भेजा तो नहीं था? नुसरत ने बात की थी किसी से? बाजी, नुसरत से बात करा दो, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। मुमताज बता रही थी कि आप भी यहीं रहती है, तो बस मिलने चला आया। मुमताज ने उसने यहाँ भेजा। हाँ बाजी। तूने आबिद को यहाँ भेजा था? क्यों, क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने आबिद को यहाँ भेजा था? हाँ, मैंने ही भेजा था। अब कहाँ है वो दोनों? नुसरत जहाँ भी है, आपसे और आपके शौहर के गंदे हाथों से महफूज है। मुमताज, वो दोनों अब कहाँ हैं? पता? क्यों? ताकि आप उसे अपने पास रखने के बहाने फिर से उससे धंधा करवाएं। वही धंधा जो आप करते हो चाहती है बेचारी वो बच्ची भी करे। मुमताज, सीधे सीधे बता दे कि वो दोनों कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आबिद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि मेरे घर में आके मेरी बहन को भगा के लेके गया। अच्छा, जाओ करो। सब, एक आदमी मेरी छोटी बहन को लेके भाग गया। बच्ची है वो। नाम क्या है उसका? नुसरत। और उस आदमी का नाम आबिद। और तुम? तबस्सुम शेख। और ये मेरा शौहर अशफाक शेख। साहब, उस आदमी को इसकी छोटी बहन मुमताज ने भेजा था। वो सुबह घर आया और नुसरत को बहला फुसला कर बाहर बुलाया, फिर साहब लेकर भाग गया उसको। तुम रुको इधर, मैं आकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करता हूँ। यही है तुम्हारी बहन नुसरत? जी साहब। और ये आबिद, तुम कह रही थी तुम्हारी बहन को इसी ने भगाया है? जी साहब। जी साहब, ये लोग 2 घंटे पहले ही यहाँ पे आए थे और तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बताया था कि तुम्हारा पति उसके साथ क्या क्या करता था और तुम क्या करवा रही थी। साहब, ये झूठ बोल रही है, ये जबरदस्ती बुलवा रहा है इससे। नुसरत बेटा, तुमने इनसे क्या कहा? सब कुछ बाजी, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। झूठ बोल रही है साहब, मैं जीजा हूँ इसका, 6 साल से इसे पाल रहा हूँ। देखो कैसा गंदा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। कमीने, बच्ची है वो, गंदे इल्जाम वो नहीं लगा सकती। और तुम उसकी बड़ी बहन हो ना?
बार भी मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे तो आपसे भी डर लग रहा था कि अगर मैं आपको बताती तो शायद आप भी जीजू के साथ मिल जाती और वो सब कुछ होने देती जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने तबस्सुम बाजी पे यकीन किया था। अगर वो मुझे धोखा दे सकती है तो मैं आप पे कैसे यकीन करती? मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाते हुए भी शर्म आ रही है। कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अशफाक ने नुसरत के साथ गंदा काम किया तो उसे रोकने के बजाय तुमने उसे अपनी तरह धंधे पे लगा दिया। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तब तुझे शर्म नहीं आई जब तूने मेरे शौहर के साथ अपना मुंह काला किया था, जब तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी, तब शर्म नहीं आई? मैंने तो बस एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की थी, लेकिन मेरी उम्मीदों ने मुझे धोखा दिया। मेरी अपनी छोटी बहन ने मुझे धोखा दिया, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया। इतने सारे धोखों ने मेरी जिंदगी कड़वी कर दी थी और इसी कड़वाहट में आकर मैंने अपनी बेटी जैसी छोटी बहन के साथ धोखा किया। मैंने नुसरत के साथ जो किया वो गलत किया। इस गुनाह का एहसास है मुझे, लेकिन मेरे इस गुनाह में तू भी शामिल है। हाँ, आ रही है मुझे शर्म। लेकिन तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। तो थोड़ी शर्म तुझे भी तो आनी चाहिए ना? हाँ? नुसरत, जो कुछ भी है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आने वाला कल बेहतर होगा। तो अब पिछला सब कुछ भुलाकर आगे की सोचते हैं। नुसरत की मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। क्योंकि वो माइनर थी, इसलिए शुरू के कुछ दिनों तक उसकी देखरेख चाइल्ड केयर कमेटी ने की और फिर उसे मुमताज को सौंप दिया गया। नुसरत अपने गांव लौट आई है। अशफाक और तबस्सुम को गिरफ्तार कर उन पर आईपीसी की धारा 376 रेप के लिए और आईपीसी की धारा 34 लगाई गई है। केस की जांच करने पर पता चला कि शबनम का इस सब में कोई हाथ नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन तबस्सुम देह व्यापार का काम करती थी और उसने उनकी छोटी बहन नुसरत को भी इस दलदल में खींच लिया था। अपनों से धोखा मिलने के बाद तबस्सुम को पूरा हक था कि वो शबनम से नाराज हो जाए, लेकिन उसे इस बात का कोई हक नहीं था कि वो अपनी छोटी बहन नुसरत की जिंदगी बर्बाद कर दे, और वो भी ये जानने के बाद कि उसके पति अशफाक ने उसकी छोटी बहन के साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी। शबनम और तबस्सुम ने बहन के रिश्ते की मर्यादा को चोट पहुंचाई थी, इस रिश्ते को धोखा दिया था। बाहर वालों से लड़ने की हिम्मत तो इंसान फिर भी जुटा लेता है, लेकिन जब कोई गुनाह घर के अंदर होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। ऐसे में पीड़ित ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर दर्द बर्दाश्त करता है, बल्कि इमोशनली भी उसे एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। क्योंकि दर्द सिर्फ उस गुनाह का नहीं होता जो उसके साथ हुआ है, बल्कि इस बात का भी होता है कि उसके साथ गलत करने वाला इंसान वो था जिस पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किया था। अक्सर जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।
हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सागर, तुझे अक्ल नहीं है? तेरी ये नाटक कंपनी बंद कर। इतनी मुश्किल से मैंने तुझे ये नौकरी दिलवाई है और तू है कि काम पर जाने के बजाय उस नौटंकी में लगा रहता है। मामा, मैं फैक्ट्री गया था लेकिन वहां पे कोई काम नहीं था तो मैं चला गया। फैक्ट्री में काम था या नहीं है तय करने वाला तू कौन होता है? तू वहां सिर्फ नौकर है, फैक्ट्री का मालिक नहीं है। मामा मामी प्लीज माझ्यावरती ओरडू नका। मैं छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब जी चाहे मेरे ऊपर चीखे चिल्लाएं। और अब मैंने फैसला लिया है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, अलग सा रहूंगा भाड़े के घर में। तो ये क्या कह रहा है? तू भूल गया? 5 साल का था तू, तब हम तुझे यहाँ इगतपुरी लेके आए थे। पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। देखिए, आप दोनों ने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा आपका। लेकिन ये सब और नहीं होगा मुझसे। भाऊ, मैं जरा चाय पीने दो। सागर, मेरे को तेरी मदद चाहिए। अरे तो बोल ना यार। देख, तू मेरा जिगरी दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बस बोल। मैं आई को मारना चाहता हूँ। योगेश, तू पागल हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? अरे वो आई है तेरी, और मैंने भी उन्हें हमेशा आई ही माना है। अरे वो प्यार करती है तुझसे, किसी और को भी बहुत प्यार करती है। नहीं, इतने साल हो गए बाबा को गया, भाई का लफड़ा चल रहा है किसी के साथ। तो दिन भर काम के लिए बाहर घूमता रहता और घर पे जाओ तो ये ताने मारने को बैठ जाता। तू चाहती ही नहीं है कि मैं घर पे रहूँ। अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तभी तो वो उसे बुला सकूंगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू मेरी मदद करेगा कि नहीं? ओम नमो हमते पाय पाय ये सर्वभूतानाम सागरी टाकरी नाम ओम फट स्वाहा। सागर बेटा, तुम्हारा समय बहुत बुरा चल रहा है। मेरा समय सही कब होगा पापा? मुझे रंगमंच पर काम करने का बहुत शौक है। वैसे मैं गांव के छोटे मोटे नाटक में काम करता हूं, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है। मैं अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहता हूं ताकि मुझे वो काम करना ना पड़े जो मैं करना नहीं चाहता। मेरा नसीब कब बदलेगा बाबा? बदलेगा, तेरा समय अच्छा आएगा, तू खुद बदलेगा। इस समय तुम्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत है ताकि तसल्ली से बैठकर तुम अपने काम को कर सको। देवताओं को खुश करो, वो तुम पर पैसों की बरसात करेंगे। कैसे? ठीक है। योगेश कोलकर ने अपने दोस्त सागर वाघ के सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। योगेश अपनी मां को मार डालना चाहता था।
इस विचित्र केस ने एक नया मोड़ तब लिया जब दोनों दोस्त इस जुर्म को करने के रास्ते पर चल पड़े। आज कुछ काम वाम मिला बेटा? 3 जगह गए, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तुझे पढ़ाने में मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए, वो भी जो बाबा के मरने के बाद मिले थे। कॉलेज तक की पढ़ाई करवाई तुझे। तू है कि मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। बेटा कुछ तो कर, कहीं तो काम ढूंढ ले। देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ, थक जाती हूँ, मुझे भी तो आराम की जरूरत है ना। तू कहना क्या चाहती है? मैं कोशिश नहीं कर रहा। उतनी नहीं कर रहा है जितनी करनी चाहिए बेटा। 3 की जगह 6 जगह जाना। हाँ, ताकि मैं दिन भर घर से बाहर रहूं और तेरा वो प्रेमी कमलनाथ घर के अंदर। तुझे मेरी जरूरत क्या है जब सब कुछ तुझे वो दे ही रहा है, तेरा ख्याल भी रखता है, और क्या चाहिए तुझको? हिम्मत कैसी हुई तेरी? तेरी हिम्मत कैसी हुई है कहने की? जानता भी है कमल जी मुझे अपनी बहन की तरह मानते। इतना घटिया इल्जाम लगाया। छी! नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अपने दोस्त को भी थोड़ी सी अक्ल दे दे, दिमाग सड़ गया इसका। चल सागर, बाहर चलते हैं। चल। आसपास कोई हथियार या वैसी कोई भी चीज नहीं है। साहब, ये औरत हमारे गांव की नहीं है। आप शिवगोरी गांव में पता कीजिए। मला असं वाटतंय मैंने इसे वहां कहीं देखा था। ये तो दामिनी ताई है, दामिनी कोलकर। यही आगे गली में अपने बेटे योगेश कोलकर के साथ रहती है। दामिनी कोलकर यही रहती है। हो साहेब, उनका बेटा योगेश कहाँ है? काय झालं साहेब? हमें दामिनी कोलकर की लाश मिली है। यही है वो? हो साहेब, ये तो दामिनी ताई है, लेकिन ये तो कल अपने बेटे के पास नासिक जाने को निकली थी। कल 12 तारीख? हो साहेब। ताई किधर जा रही है? आगे नासिक जा रही हूँ। योगेश को नौकरी मिली है वहाँ, भाड़े पे घर भी लिया है, बुलाया है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल ये देर हो रही है। आपको पता है योगेश नासिक में कहाँ काम करता है? माहिती नहीं साहब, पर मेरे को इतना मालूम है कि उसको अभी अभी नौकरी लगी। दामिनी ताई के साथ ऐसा सब हो गया, किसने मारा होगा साहब? सर, ये कमलनाथ है। दामिनी जहाँ काम करती थी उसी कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्टर। हाँ साहब, दामिनी अपने बेटे को मिलने नासिक जाने वाली थी, इसलिए वो शायद कल दोपहर को ही घर से निकली होगी। ये दामिनी कल दोपहर को मिली थी आपसे? नहीं साहब, दामिनी कल सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास आई थी।
और उसने कहा कि उसके बेटे को नासिक में नौकरी मिल गई है और ये वहां जाने वाली है। दामिनी के बेटे का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास, मोबाइल या और कुछ? नंबर है। नंबर दीजिए। तुम कौन हो? मैं सागर वाघ, योगेश का दोस्त हूँ। सर मुझे अभी अभी आई के बारे में पता चला। योगेश कहाँ है? वो शायद नासिक में होगा, किसी काम के सिलसिले में वहां गया था साहब। सर ये सब कैसे हुआ सर? दामिनी कोलकर की लाश हमें कावपुर गांव के पास मिली। क्या? देखो सागर, हमें योगेश तक पहुंचना है। योगेश नासिक में कहाँ काम करता है पता है तुम्हें? योगेश की तुमसे आखिरी बार कब बात हुई थी? 11 तारीख को। नहीं, योगेश ऐसा नहीं कर सकता। सागर वाघ, योगेश का दोस्त, जिसे योगेश ने यह बताया था कि वो अपनी मां का कत्ल करना चाहता है और उसने योगेश को इस काम में साथ देने का वादा भी किया था। वो दोस्त ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया कि दामिनी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ था? सागर, क्या योगेश ही अपनी मां का खून करके फरार हो गया है? नहीं सर, योगेश ऐसा नहीं कर सकता। सर, योगेश के फोन की लास्ट लोकेशन निदालतुरी गांव के पास है, 12 तारीख। निदालतुरी का? ये कावपुर के आगे वाला गांव है जो नासिक जाने के रास्ते पर पड़ता है। सब। और 13 तारीख को ही दामिनी की लाश हमें कावपुर गांव के पास मिली थी। इस बात के पूरे चांसेस है कि योगेश ने अपनी मां का खून किया और वो भी पूरे प्लानिंग के साथ। नहीं सर, योगेश ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता मतलब? वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा था क्या? सर क्या? तो योगेश क्या करना चाहता था? सर, मैंने उसे कहा था कि वो ऐसा कुछ करने की सोचे भी ना, और वो मेरी बात मान गया था सर। अपनी दोस्त को भी थोड़ी सी अक्ल दे दे, दिमाग सर गया इसका। चल। यार, तेरी आई तेरे लिए परेशान है और इसीलिए वो तेरे पीछे पड़ी रहती है। बेकार में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। क्या बेकार में सोचता हूँ मैं? वही जो उसके और कमलनाथ के बीच चल रहा है। कमलनाथ और दामिनी? ऐसा क्या था इन दोनों के बीच? सर, योगेश के बाबा मतलब आई के पति एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे। 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आई ने उनकी जगह ले ली। आई और कमलनाथ जी के बीच काफी नजदीकी रिश्ता था, पर योगेश हमेशा यही मानता था कि उन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चल रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब, ये गलत है। योगेश काफी परेशान था, वो ग्रेजुएट था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और इसीलिए आई उसे ताने देती रहती थी। इसलिए वो अपने आई का खून करना चाहता था? सर, मैंने उसे समझाया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने मेरी बात मान ली थी सर। वो अपने आई का खून करना चाहता था, हाँ या ना? मैंने उसे समझाया था सर, उसने ऐसा नहीं किया होगा। योगेश, तेरी आई मेरी आई जैसी है। मैंने हमेशा उन्हें अपनी आई माना है। देख, अपने मन में ऐसी चीजों को घर मत बनाने दे। जरा सोच, अरे कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने तुझे। योगेश, तू किस्मत वाला है कि तुझे ऐसी आई मिली है, नहीं तो मैं। देख,
अपने मन से ये विचार निकाल दे, बिल्कुल निकाल दे। सर, योगेश ने अपने मन से उस बात को निकाल दिया था सर। लेकिन उसके आई का तो मर्डर हो गया। नहीं नहीं, योगेश ऐसा नहीं कर सकता सर। तो फिर कौन कर सकता है? वो मुझे पता नहीं सर। देखिए, मैं योगेश का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम योगेश का नहीं है। इस सागर का मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो। ये किसे फोन करता है, इसको किसका फोन आता है, सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। जरूर ये अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर, दामिनी मेरे लिए छोटी बहन जैसी थी और मुझे बड़े भाई का मान देती थी। योगेश को तो कुछ और ही लगता था। साहब, अब किसी का शक और गलतफहमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या इस सिलसिले में कभी योगेश ने आपसे बात की? नहीं साहब, शायद इसलिए कि उसने अपने मन की सारी भड़ास अपनी माँ के ऊपर निकाल ली। योगेश का दोस्त सागर, उसका कहना है कि योगेश की माँ दामिनी योगेश से बहुत परेशान थी। हाँ सर, बहुत परेशान रहती थी, बूढ़ी हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर योगेश को पढ़ाया, लेकिन ग्रेजुएट होने के बावजूद भी योगेश को कहीं नौकरी नहीं मिल रही। क्या ऐसा हो सकता है कि गुस्से में आकर योगेश ने अपनी माँ को मार डाला? मुझे नहीं पता साहब, नहीं पता मुझे। और योगेश का भी कहीं कुछ पता नहीं। मैं भी इस वजह से बहुत परेशान हूँ। आखिर योगेश कहाँ लापता है और वो अपनी आई को क्यों मारेगा? देख सागर, अगर तुझे पता है तेरा दोस्त योगेश कहाँ है और उसी ने ये सब कुछ किया है तो पुलिस को सब सच सच बता दे। योगेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मामा, पर ना ही मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। तीन दिन बीत गए थे लेकिन अब तक योगेश का कोई सुराग नहीं मिला था। क्या सागर जानता था कि योगेश कहाँ है? क्या सब कुछ वैसा हुआ था जैसा उन लोगों ने प्लान किया था, या फिर प्लान में कुछ फेरबदल किया गया था? और फिर पुलिस के सामने कुछ ऐसा आया जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। सर, आज 16 तारीख है। दामिनी गोलकर की लाश को मिले हुए 3 दिन बीत चुके। हम सागर के फोन को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उसके योगेश से कोई भी बात नहीं हुई। क्या सागर सच कह रहा है कि योगेश इसमें इन्वॉल्व नहीं है? हो सकता है सर। मैंने दामिनी की मौत के पहले के ही योगेश के सारे कॉल्स ट्रेस किए और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? सर, उसकी पड़ोसन रसिका और उस कॉन्ट्रैक्टर कमलनाथ की माने तो दामिनी अपने घर से नासिक जाने के लिए निकली थी, अपने बेटे योगेश के पास, जिसे वहां नौकरी मिली थी। ताई, किधर जा रही है? आगे नासिक जा रही हूँ। योगेश को नौकरी मिली है वहाँ। लेकिन सर, 11 तारीख से 13 तारीख तक जब हमें दामिनी की बॉडी मिली, इस दौरान दामिनी और योगेश के बीच फोन पर कुछ भी बात नहीं हुई थी। फिर दामिनी को कैसे पता चला कि योगेश को नासिक में नौकरी मिली है? हाँ सर, मुझे मालूम था कि उसे नासिक में नौकरी मिलने वाली थी। कैसे? योगेश की दामिनी से कोई भी बात नहीं हुई थी और योगेश के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा भी नंबर नहीं। इसका मतलब तुम्हारी भी उससे बात नहीं हुई थी। योगेश का फोन 12 तारीख से बंद है और 13 तारीख को हमें दामिनी की लाश मिली। सर, 11 तारीख की रात में उसने मुझे बताया था। उसका और उसकी आई का झगड़ा हुआ था तो हम घर से बाहर गए थे, तब उसने मुझे बात बताई थी। सागर, मुझे नासिक में नौकरी लग गई। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है योगेश। हाँ यार, कल ही मुझे वहाँ जाना होगा। वहाँ जाके सब इंतजाम कर दूंगा, फिर आई को भी वहाँ बुला लूंगा। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। उसने आई को उसी रात बताया होगा, वरना आई को कैसे पता चलता? 12 और 13 तारीख को तुम कहाँ थे? इगतपुरी गया था साहब, मेरे नाटक का एक शो था, मगर वो शो हुआ नहीं क्योंकि बुकिंग ही नहीं हुई। नाटक? जी हाँ, मैं गांव के एक नाटक ग्रुप में काम करता हूँ। सर, मैं 13 तारीख की सुबह ही आया और आते ही मुझे आई के बारे में पता चला और मैं भागा भागा वहां चला गया। 11, 12, 13। 11 तारीख को रात को योगेश तुम्हें बताता है कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई। 12 तारीख को शायद वो नासिक गया होगा।
फिर उसने अपना फोन निदालतुरी जंगल में क्यों स्विच ऑफ किया? 13 तारीख को हमें दामिनी की लाश मिलती है, जिसका खून 12 तारीख को दोपहर को ही हुआ है। कहीं कुछ तो छूट रहा है। 12 तारीख को योगेश नासिक जाता है और उसी दिन उसकी आई भी नासिक जाती है, पर दोनों साथ नहीं जाते और फिर दामिनी का मर्डर हो जाता है। पता नहीं सर, ये बात तो साफ है कि 12 तारीख को योगेश शिवबोरी गांव में था, अपने घर में, क्योंकि सुबह 9:30 बजे उसने 2 SMS किए, दोनों अलग नंबर पर, जिसमें से एक नंबर सुधीर दरेकर का है और एक किसी राजमाने का। ये सुधीर दरेकर और राजमाने कौन है? सर ये हमारे ही गांव के हैं, योगेश के दोस्त हैं। अब सुधीर इगतपुरी के पास किसी होटल में काम करता है। और सर ये जो राजमाने है वो रिक्शा चलाता ड्राइवर है। वो सही, उसने मुझे मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई है। मुझे भी यही मैसेज किया था और मैसेज करके मैंने उसे बधाई भी दी थी। जी मैंने भी। ये लोग सही कह रहे हैं सर। राज और सुधीर, क्या योगेश ने कभी तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने आई का मर्डर करना चाहता है? नहीं सर। क्या योगेश ने तुम्हें फोन करके कभी ये बताया था कि नासिक में वो कहाँ काम कर रहा है? नहीं सर। नहीं सर, मुझे भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। नासिक से इस योगेश कोलकर को ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन निकालो। मेरा शक और भी मजबूत होते जा रहा है कि इस योगेश ने ही अपनी आई का मर्डर किया है और नासिक में जाके कहीं छुपा बैठा है। सर मुझे लगता है कि सागर को ये सारी बात पता है। शायद, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। योगेश का अब तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या योगेश हवा में गायब हो गया? सर ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इन सब में एक बात सामने आई है, सागर झूठ बोल रहा है। मैंने इगतपुरी और आसपास में पता किया, कहीं भी कोई भी प्ले या परफॉर्मेंस नहीं होने वाला था। और सर खास बात यह है कि 12 की सुबह को सागर के फोन की लोकेशन वही थी जो योगेश के फोन की थी। और अगर सागर की माने तो वो योगेश से आखिरी बार 11 तारीख की रात को मिला। वो झूठ बोल रहा है सर, उसे पता था कि योगेश क्या कर रहा था। 12 तारीख को सागर के फोन की लोकेशन योगेश के घर की थी, उसी वक्त जिस वक्त उसने सुधीर दरेकर और राजमाने को SMS किया। जी सर। योगेश कहाँ है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह सारा प्लान योगेश का था और हो सकता है कि शायद तुम भी उसमें शामिल हो, क्योंकि योगेश ने सुबह जब अपने 2 दोस्तों को SMS भेजा था, मुझे नासिक में नौकरी मिल गई है, तुम भी वहां थे। योगेश का तो नासिक में कोई आता पता ही नहीं है। योगेश को नासिक में नौकरी मिल गई है एक झूठ था अपनी मां को गुमराह करने के लिए, ताकि उसे वो वहां बुलाकर मार सके। क्यों, सच है नहीं? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। देख सागर, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगेश कहां छिपा है, ये सिर्फ तुम जानते हो। सीधे सीधे बता दो, वरना हम हमारी तरीके से उगलवा लेंगे। देखिए इस वक्त वो कहाँ है मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो 13 तारीख
13 तारीख की रात में मेरे घर आया था सर। मतलब अपनी माँ का खून करने के एक दिन बाद? जी। योगेश? योगेश यार, ये तूने क्या किया? यार मुझे पता नहीं यार, मैं बहुत गुस्से में था। पुलिस तुझे ढूंढ रही है यार, मेरी मदद कर। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? देख, पुलिस तेरी तलाश में है और उनको मालूम है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो उनकी नजर मेरे ऊपर भी है। मुझे कुछ तो बता, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या बताऊंगा यार। तू एक काम कर, कहीं दूर चला जा ताकि पुलिस तुझ तक पहुंच ना पाए। और फिर वो चला गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया था। 13 तारीख की रात को योगेश जब अपनी माँ का खून करके तुम्हारे पास आया था, तो पुलिस के हवाले करने के बजाय तुमने उसे जाने दे दिया। सर वो मेरा दोस्त है। वो एक खूनी है और तुम उसके साथी। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। साहब, निदालपुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया है, उनके पास योगेश कोलकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चला। हेलो, पीएसआई पाटिल बोलते हैं। पाटिल साहब, हमें यहाँ योगेश कोलकर की फोटो मिली है। हाँ, एक खून के सिलसिले में हमें उसकी तलाश है। लेकिन साहब ये योगेश कोलकर तो मर चुका है। हमें निदालपुरी के जंगल में उसकी डेड बॉडी मिली थी। योगेश कोलकर की मां दामिनी कोलकर की हत्या हुई थी और अब योगेश कोलकर भी मरा हुआ पाया गया था। उसकी भी किसी ने हत्या की थी। आखिर ये साजिश क्या थी और किसने की थी? कमल भाऊ, ओ कमल भाऊ, पुलिस को योगेश की लाश मिली, उसको भी किसी ने मार डाला। चल बेटा, अब सब सच बोल, वरना तू मुश्किल में आ सकता। बोल। सर मैंने आपसे झूठ बोला था सर। योगेश मेरे पास 13 तारीख की रात को नहीं सर, 12 तारीख की रात को आया था सर। 12 तारीख? हाँ, 12 तारीख को तो उसने अपनी माँ का खून किया था ना? उसने मुझे ये कुछ भी बताया नहीं था सर। मुझे मालूम भी नहीं था कि उसने उसकी आई की जान ली थी। सच बोल रहा हूँ मैं सर। मैं आई से परेशान हो गया हूँ यार। तू ना बेकार की बातों में दिमाग लगा रहा है। अरे वैसा कुछ नहीं है यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चल अपन बाहर जाओ, चल। और फिर मैं उसे बाहर ले गया। चलते चलते हम निदालपुरी के जंगल पहुंच गए। मैं पूरे रास्ते उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन ख्यालों को दिमाग से निकाल दे। समझ मेरी बात। सागर, कुछ समझाने का फायदा नहीं है। मैंने आई को जान से मार डाला। क्या? दोपहर को उसको मैंने नासिक आने को कहा और उसे ये भी कहा कि मैं कांवपुर गांव के पास उसका इंतजार करूंगा, और वही उसे जान से मार डाला। उसकी आई मेरी आई जैसी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? मैं गुस्से से पागल हो गया। मैंने योगेश को मार डाला क्योंकि उसने अपनी आई की जान ली थी। वो मेरी भी आई थी। तुमने योगेश को 12 तारीख की रात को मारा और तुम्हें पहले से ही पता था कि योगेश ने अपनी आई का खून किया। सागर, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं गुस्से से पागल हो गया था सर। योगेश की बात सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। और इतने दिनों से तुम हमें गुमराह कर रहे थे। सर, वहां से गुजरने वाले एक आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश में थे। सर, हमें बॉडी यहाँ मिल गई। 13 तारीख को हमें योगेश की आई दामिनी कोलकर की लाश मिली। योगेश की लाश भी आपको उसी वक्त मिली होगी, दोपहर को। नहीं सर, हमें ये बॉडी 12 तारीख की दोपहर को मिली। क्या? 12 तारीख?
और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी मौत उसकी बॉडी मिलने के करीब 12 घंटे पहले हुई थी, यानी सर 11 तारीख की रात को। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सागर ने हमें बताया कि योगेश का खून उसने 12 तारीख की रात को किया था। सर आप हमारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, हमें ये बॉडी 12 तारीख की दोपहर को ही मिली थी, करीब सर 1:30 बजे। और सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 घंटे पहले हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर योगेश अपनी आई को खून कैसे कर सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, जब बॉडी मिली थी तो साथ में और कुछ चीजें मिली थी? नहीं सर, बॉडी के साथ में कुछ भी चीज बरामद नहीं हुई। मोबाइल फोन, आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं। किस चीज से मारा गया? सर कुछ भारी चीज, मतलब शायद पत्थर। सर एक बहुत ही अजीब बात है, जहाँ पर लाश मिली थी वहां पर पेड़ पे एक क्रॉस का निशान था। हाँ तो सर 11 तारीख की रात को अमावस्या की रात थी और उसके अगली 12 तारीख की रात को भी टोना टोटका करने वाले बहुत अच्छा मानते हैं। उस दिन बहुत सारे पूजा और होम हवन हुए थे। सर इस केस में कुछ और भी है, कुछ बहुत भयानक। कहानी सुनाने का बहुत शौक है ना तुझे, पर अब कहानी नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच सुनूंगा। योगेश का खून 12 तारीख को नहीं, 11 तारीख के रात को हुआ था, और योगेश की आई का खून 12 तारीख के दोपहर को हुआ था। तो योगेश अपनी आई का खून कर ही नहीं सकता। देख सागर, अब सिर्फ सच बोलना, वरना तेरी वो हालत करके रखूंगा कि कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगा तू। ओम नमो हमते पाय पाय ये सब ग्रह भूता नाम साकरी डाकरी नाम ओम फट स्वाहा। सागर बेटा, तुम्हारा समय बहुत बुरा चल रहा है। देवताओं को खुश करो, वो तुम पर पैसों की बरसात करेंगे। कैसे? बलिदान। बलिदान। कैसा बलिदान बाबा? इस महीने की 11 और 12 तारीख की रात्रि पवित्र रात्रि है। इस रात्रि में बलिदान देने से तेरे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। किस चीज का बलिदान बाबा? दो बलिदान। तुम जहां बलिदान दोगे वहीं तुम्हें पैसा मिलेगा, और पैसों का पता भी वहीं होगा। सर मैं बहुत डरा हुआ था सर, लेकिन बाबा ने कहा था कि पैसों की बारिश होगी, इतने पैसे मिलेंगे कि मैं मेरे सारे सपने पूरे कर सकूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने मामा मामी को मार डालूं, लेकिन तभी योगेश मेरे पास आया सर। मैं आई को मारना चाहता हूँ। मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था और वो मुझसे एक ऐसे काम में मदद मांग रहा था जो मैं खुद करना चाहता था। वो 11 तारीख की रात थी, बहुत ही पवित्र रात। योगेश अपनी आई की वजह से बहुत परेशान था। अगर समझ में नहीं आ रहा क्या, बहुत परेशान हो गया। चल शांति से बात करते हैं। चल। हम चलते चलते निदालतुरी के जंगल पहुंच गए। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। कुछ भी हो यार, वो मेरी आई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बस मेरा भला चाहती है। मैं तो कितना घटिया इंसान हूँ, अपनी आई पर शक किया, उसको मारने का मन बनाया, जबकि उसने मुझे बड़ा करने के लिए, पालने के लिए कितना कुछ सहा है। गलती हो गई यार मुझसे, सच में बहुत बड़ी गलती हो। योगेश पछता रहा था, लेकिन इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं आई से माफी मांगना चाहता हूँ। चल यार। सागर! क्या कह रहा तू? वो रात में नासिक चला भी गया? हाँ, उसको फोन आया कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई है, तो उसी वक्त चला गया और उसने मुझे कहा आपको लेकर आऊं, इसीलिए तो मैं आया हूं। देवाचीज कृपा रे बाबा, जो उसे नौकरी मिल गई। आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने तो हमेशा भगवान से उसके लिए अच्छी जिंदगी मांगी है। उसे नौकरी मिल गई, सब ठीक हो। आई जल्दी से भी अपना सामान बांध लो, मैं घर ही जाऊं, तो फिर हम चलेंगे। ठीक है, अभी तैयार होती। मैंने योगेश के फोन से राज और सुधीर को एसएमएस किया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। आई 12:30 के लगभग मेरे घर आई और फिर हम निकल गए।
बेटा नासिक के लिए तो हमें हाईवे से बस मिल जाती, ये रास्ते से क्यों जा रहे हैं हम? भाई कानपुर में मेरा एक काम है, हम वहीं से बस ले लेंगे और ये रास्ता हमें कानपुर जल्दी पहुंच जाएगा। आराम मत सावकाश। भाई बहुत थक गई होगी तो बैठ जाए यहाँ पे। हाँ बाबा। आई को देवा। योगेश को कौन सी कंपनी में नौकरी मिली है? कंपनी अच्छी तो है ना? हाँ बहुत ही अच्छी है कंपनी। पांडुरंगा, जहां तूने योगेश को मारा था उसके सामने वाले पेड़ पर क्रॉस का निशान क्यों बनाया था? उस जगह पे निशान बनाना, अगली रात तुझे वहां से खजाना मिलेगा, वहां से इतनी दौलत मिलेगी कि तू सोच भी नहीं सकता। दामिनी कोलकर को जहां तूने मारा था वहां खुदाई क्यों नहीं की? सर जहां मैंने योगेश को मारा वहां मुझे एक पैसा नहीं मिला, और आई को मारने के बाद मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि वहां पे पुलिस की तहकीकात शुरू हो गई थी। सागर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब करके तुम्हें पैसे मिल जाते? बाबा ने तो यही कहा था। सागर, इस बाबा पर भरोसा करके तूने 2 लोगों की जान ली। तेरा बचपन का दोस्त था, उसे तूने मार डाला। उसकी आई जो तुम्हें बेटे की तरह प्यार करती थी, इस बाबा के चक्कर में आके कितना बड़ा जुर्म किया तुमने, पता है तुम्हें? लेकिन बाबा ने तो कहा था कि ढेर सारा पैसा मिलेगा। तुम्हारे बाबा कहाँ मिलेगा? पहाड़ी के पास एक छोटी से घर में रहते हैं। पाटिल, पहाड़ी के पास वाले इलाके में जितने भी बाबा है सबको उठा कर लेकर आओ। सब बहुत सारे बाबाओं को पुलिस स्टेशन में राउंड अप किया गया, लेकिन वो बाबा पुलिस के हाथ नहीं लगा जिसने सागर को ऐसा घिनौना अपराध करने के लिए उकसाया था। वो अब तक फरार है। अपने गुनाह के लोगों की नजरों में आने के बाद से ही सागर बहुत ज्यादा परेशान था। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और अब भी अपने द्वारा किए गए अपराध की वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड है। पैसों का लालच, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा कई बार इंसान को गर्त की तरफ ले जाती है, जहां वो इंसान ना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने लिए भी मुसीबतों का गड्ढा खोद लेता है। योगेश परेशान था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मां दामिनी का कमलनाथ के साथ अफेयर चल रहा है और ऊपर से नौकरी न मिलने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा तनाव में था। योगेश ने अपनी मां का कत्ल करने का मन बनाया और उसने इसके लिए अपने दोस्त सागर से मदद मांगी, और सागर ने एक ढोंगी बाबा के बहकावे में आकर पैसों की बारिश की आशा में अपने ही दोस्त का और उसकी मां का कत्ल कर दिया। बहुत सारा पैसा कमाने और अच्छी जिंदगी बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत, और यही सत्य है, एकमात्र सत्य। कोई भी अपराध इंसान को अमीर नहीं बनाता बल्कि इंसान के अंदर की इंसानियत को मारकर उसे पूरी तरह से खोखला कर देता है, और ऐसे में वो इंसान अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। इस बात को जानना, समझना और इससे सतर्क रहना बेहद जरूरी है कि जुर्म कभी भी किसी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।